अच्छा, कल हमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये एक टॉपिक रह गया, ओवरऑल ये एक ही टॉपिक है। और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हमने डिस्कस कर लिया था, वो ट्राई कैच ब्लॉक वाला। तो ये ओवरऑल हमारे पास एक टॉपिक रह गया, ऑब्जेक्ट स्ट्रीम एंड ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास सीरियलाइजेशन होती क्या है, फिर इसको बुक से दो तीन एग्जाम्पल इसकी हैं वो देख लेते हैं। सीरियलाइजेशन के बारे में यहाँ पे बता रहा है। सीरियलाइजेशन वैसे सिंपल अगर मैं बात करूँ तो ये जावा के अंदर बहुत अच्छी वर्क कर रही होती है, लेकिन जो सी प्लस प्लस है वहाँ पे इतनी एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसका इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता सी प्लस प्लस के अंदर, इतना अच्छा इसका इस्तेमाल जावा में हो सकता है। यहाँ पे इस लाइन में बता रहा है कि सीरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग एन ऑब्जेक्ट इनटू द मेमोरी into a stream of bytes so that you can do stuff like store it on the disk or send it over the network। सीरियलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो आपने एक क्लास बनाई है, एक क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपने जो वैल्यूज वगैरह सेव की हैं उस ऑब्जेक्ट को आप कन्वर्ट कर लो बाइनरी फॉर्म में, बाइट्स के फॉर्म में। वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आप उसको सेव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग ऑन द हार्ड डिस्क, या फिर आप उसको शेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम नेटवर्क टू अदर पर्सन। इससे फायदा क्या होगा कि हमारे पास हम डाटा जो हमने यूजर से लिया है ऑब्जेक्ट के अंदर, या फिर हमने खुद से कोई डाटा रखा है, वो डाटा हमारा सेव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग। ये फाइल हैंडलिंग के साथ कह लो कि मर्ज हुई एक चीज है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास डाटा को हम डायरेक्टली नहीं सेव कर रहे, बल्कि डाटा को पहले हम ऑब्जेक्ट्स में स्टोर करवाते हैं, ऑब्जेक्ट से हम उसको कन्वर्ट करते हैं बाइट्स में, और फिर बाइट्स से हम डाटा सेव करवाते हैं स्टोरेज डिवाइस किसी के ऊपर। यहाँ पे अगर आप एक डायग्राम आपको बताई गई है, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो बता रहा है कि सीरियलाइजेशन क्या है और डी सीरियलाइजेशन क्या है। सीरियलाइजेशन के बारे में भी यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है ये सीरियलाइजेशन है इतना, और फिर सेकंड जो डी सीरियलाइजेशन है वो इधर से आगे ये वाला पोर्शन डी सीरियलाइजेशन है। मतलब ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये दोनों में इन्वॉल्व होगा। सीरियलाइजेशन का क्या कह रहा है कि हमने डाटा को सेव किया है ऑन ऑब्जेक्ट्स। आपको पता है कि जब हम क्लास बनाते हैं तो हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम क्लासेस के साथ वर्किंग कर रही होती हैं। तो हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने डाटा खुद से मेंशन किया, खुद से रखा है, या फिर हमने यूजर से लिया। दोनों केसेस में ये ऑब्जेक्ट सेम काम कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट के पास डाटा, या ऑब्जेक्ट जो डाटा ऑब्जेक्ट के पास था उसको कन्वर्ट किया गया बाइट स्ट्रीम के अंदर। बाइट स्ट्रीम को समझने से पहले आप ये चीज समझ लें कि स्ट्रीम क्या है, और वो हमने डिस्कस किया हुआ है। ये फाइल हैंडलिंग के अंदर हमने स्ट्रीम के बारे में डिस्कस किया था। मैं इधर से दोबारा एक दफा बता देता हूँ। स्ट्रीम के बारे में हमने पढ़ा था, अ स्ट्रीम इज अ सीरीज ऑफ बाइट्स एसोसिएटेड विद अ फाइल। स्ट्रीम में फिर हमारे पास आगे हमने मल्टीपल पढ़ी थी। मैंने सिंपल आपको आसान अल्फाज में बताया था कि स्ट्रीम का मतलब क्या है कि कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ डाटा। अगर हम कंटिन्यूस डाटा इनपुट कर रहे हैं तो उसको हम इनपुट स्ट्रीम कहेंगे, अगर हम कंटिन्यूस डाटा आउटपुट कर रहे हैं तो उसको हम आउटपुट स्ट्रीम कहेंगे। उसके लिए फिर वो एफ स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम, वो सारी हमने चीज़ों को डिस्कस किया था वन बाय वन। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास डाटा जब आ रहा है ऑब्जेक्ट्स के पास से, हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं बाइट स्ट्रीम में। बाइट स्ट्रीम का मतलब क्या है कि जो डाटा है उसको 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके 8 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनाया जा रहा है, और बाइट वाइज कन्वर्ट करके आगे जो स्टोरेज डिवाइस है या फिर जो नेटवर्क है उसके पास शेयर किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने डाटा सेंड किया है, अली लिखा है उसने फॉर एग्जाम्पल। अब वो पहले ए को कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में, फिर एल को कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में, फिर आई को कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में। जो डाटा बाइनरी फॉर्म में बनेगा उस बाइनरी फॉर्म में डाटा को वो स्टोर करवा देगा। अगर फाइल पे स्टोर, फाइल की मदद से हार्ड डिस्क पे स्टोर करवाना है तो हार्ड डिस्क पे स्टोर करवा देगा। अगर उसको टेम्परेरी रखना है मेमोरी के अंदर तो वहां पे रख देगा, वहां से आगे किसी और डिवाइस कंपोनेंट तक पहुंचाना होगा। और थर्ड चीज बता रहे डाटाबेस का, कि हम उसको डाटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। ये भी उसने बताया कि हम उसको नेटवर्क पे भी शेयर कर सकते हैं। जब ये वाला सारा काम हो चुका तो इस चीज को हम कहते हैं सीरियलाइजेशन। अब डी सीरियलाइजेशन क्या है कि जब वो चीज पहुंचेगी रिसीवर एंड पे, तो रिसीवर एंड पे क्या होगा कि हमारे पास डाटा जिस जिस जगह पे हमने उसको स्टोर किया है,
फॉर एग्जाम्पल हमने उसको स्टोर किया फाइल, विद द हेल्प ऑफ फाइल हमने उसको स्टोर किया है हार्ड डिस्क के ऊपर, तो वहां से डाटा दोबारा से कन्वर्ट होगा बाइट स्ट्रीम के अंदर, और बाइट स्ट्रीम से दोबारा से वो कन्वर्ट होकर जाएगा ऑब्जेक्ट्स में, और ऑब्जेक्ट की मदद से वो डिस्प्ले होगा यूजर को। अब ये चीज यूज रियल लाइफ में यूज कहाँ पे होती है? अक्सर होता है कि हम गेम खेल रहे होते हैं, एक तो गेम होती है जो लाइव चलती हैं, जिस तरह पबजी है वो लाइव चल रही है गेम, वहीं पे कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो कि ऑफलाइन चल रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अक्सर वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाती हैं गेम क्रिकेट की, या फिर वो चेस वाली गेम है, या फिर संगर के और मल्टीपल गेम होती हैं, जिसमें आप एक लेवल क्लियर करते हो तो आपको गेम क्लोज करना पड़ती है। आप फॉर एग्जाम्पल उस गेम के अगर 50 लेवल हैं तो आप 50 के 50 लेवल एक दिन में कवर नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो, नॉर्मल अप्रोच हमारी क्या होती है कि एक या दो लेवल क्लियर करके उसको क्लोज कर दें गेम को, और फिर नेक्स्ट टाइम एक दिन बाद 2 दिन बाद जब दोबारा टाइम मिले दोबारा गेम को ओपन कर लें। अब होगा क्या कि जब आपने वो एक लेवल या 2 लेवल आपने क्लियर किए हैं, उस स्टेट को सेव करना पड़ेगा। अब वो सारा डाटा मौजूद है किसी ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट कौन सा? जो उस गेम का ऑब्जेक्ट है, जो उस गेम वाली क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसकी जो स्टेट है, स्टेट का मतलब उसकी जो हालत है, उसके पास जो चीजें मौजूद हैं उसको सेव करना पड़ता है। और वो सेव हम कहाँ पे कर रहे होते हैं? स्टोरेज डिवाइस के ऊपर, या फिर अगर लाइव गेम चल रही है तो हम उसको स्टोर कर रहे होते हैं किसी नेटवर्क सर्वर के ऊपर। जिस तरह पबजी का है, वो तो अगर इंटरनेट नहीं है तो वो चल ही नहीं सकती। उसकी सारी जो स्टेट्स हैं, सारी जो चीजें हैं वो सेव हो रही होती हैं कुछ हद तक हार्ड डिस्क के ऊपर जो आपके सिस्टम की मेमोरी होती है मोबाइल की, और कुछ हद तक वो सेव होती है लाइव सर्वर के ऊपर। अब ऑब्जेक्ट के पास जो जो वैल्यूज मौजूद थी उन वैल्यूज को सेव करवाना ऑन सम स्टोरेज मीडियम, ऑन सम नेटवर्क, किसी नेटवर्क डिवाइस पे, किसी नेटवर्क सर्वर के ऊपर, वो हमारे पास क्या चीज है? सीरियलाइजेशन। और जब फ्यूचर के अंदर दोबारा से वो चीज या वो गेम ओपन की जा रही हो, तो वो जो प्रीवियस स्टेट थी उसको लोड करके वापस यूजर के सामने डिस्प्ले करवा देना, ये क्या हमारे पास? डी सीरियलाइजेशन। समझाई बात की? समझ आइए बात की? आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई हाँ ना ही कर दें आगे से। यस सर, आ गया समझ। इतनी सी बात है, एटलीस्ट बता तो देंगे समझ आ रही है, आवाज आ रही है। अगर कोई मसला तो बता दें, अगर नेटवर्क का कोई इशू हो तो। अच्छा, नेक्स्ट चीज है कि हमारे पास जब हम वे वर्किंग कर रहे होते हैं तो इसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं। एक चीज को हम कहते हैं डाटा सीरियलाइजेशन, एक चीज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। डाटा सीरियलाइजेशन में क्या होता है कि अक्सर हमारे पास एप्स या फिर गेम्स वगैरह या फिर सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे होते हैं जो डाटा की कन्वर्जन को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, उनमें डाटा ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर ही सेव करना पड़ता है। तो उस सूरत में फिर हम डाटा को कन्वर्ट नहीं कर रहे होते, डाटा को ओरिजिनल फॉर्मेट में सेव कर रहे होते हैं, और उस स्ट्रीम को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, ये हमारे पास डाटा स्ट्रीम है। और इस सीरियलाइजेशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास डाटा सीरियलाइजेशन है, कि डाटा हमारे पास, उसको हमने एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट तो कर दिया सिस्टम पे सेव करवाने के लिए, लेकिन उसकी ओरिजिनल शेप है वो वैसी की वैसी मौजूद है। सेकंड हमारे पास होता है बाइट सीरियलाइजेशन, जिसके अंदर हम मतलब कि कह लो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की मदद से हम कन्वर्जन करते हैं। उसमें फिर क्या होता है कि हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया फॉर एग्जांपल, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज थी उस उन वैल्यूज को हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया उसमें पास कर दिया। अब ओरिजिनल वैल्यू जो हमारे पास है वो एक जगह पे मौजूद है, और हमने एक सेकंड ऑब्जेक्ट बना दिया जो कि उसका एज अ बैकअप ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट वन है, हमने क्लास का एक वेरिएबल बनाया है, मैं कहता हूँ आई नाम का हमने ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल बनाया है। और हमने, बल्कि मैं यहाँ पे डेव के अंदर आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, पूरी कोडिंग एग्जांपल नहीं, वैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास मैंने फॉर एग्जांपल टेस्ट नाम की बनाई है, और इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एक वेरिएबल मैंने बना दिया फॉर एग्जांपल आई नाम का। इसी क्लास का मेन फंक्शन जब बनाने की बारी आई है, मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया कि मैंने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया फॉर एग्जांपल ओबीजे वन के नाम से। ओबीजे वन की मदद से मैंने कॉल कर दिया आई को।
और उसमें मैंने वैल्यू सेव करवा दी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10 मैंने सेव करवा दिया। अब मेरे पास OBJ1 के पास आई की वैल्यू मौजूद है। अब मैंने आई की वैल्यू को कन्वर्ट करके सीरियलाइजेशन करके मैंने उसको कहीं और स्टोर करवाना है, तो इसमें मेरे पास एक बैकअप होना चाहिए, ताकि अगर किसी पोजीशन पे जाकर मेरी वैल्यू सीरियलाइज ना हो सके या फिर सेव ना हो सके, तो मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू मौजूद हो। उस सूरत में फिर हम क्या करते हैं कि हम क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल OBJ2, और इसके अंदर हम स्टोर करवा देते हैं OBJ2 के अंदर इज इक्वल टू OBJ1। अब OBJ2 के पास OBJ1 के पास जो कुछ वैल्यूज है वो सारी OBJ2 के पास आ गई हैं। अब OBJ2 को या फिर OBJ किसी एक ऑब्जेक्ट को हम उठाकर इसको सीरियलाइज करके डाटा को सेव कर लेंगे। इन केस अगर हमारा डाटा सीरियलाइज नहीं होता, कोई फेलियर आ जाता है, सिस्टम फेलियर आ गया या फिर हमारा सिस्टम काम करना बंद कर गया, तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू सेव रहेगी किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर। समझाई बात की? यस यहाँ सर। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने मल्टीपल आपको चीजें, ये वैसे हमने सारी डिस्कस की थी उस दिन। आई स्ट्रीम क्या होता है, ओ स्ट्रीम क्या होता है। आई स्ट्रीम मतलब इनपुट स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम मतलब आउटपुट स्ट्रीम, आई एफ स्ट्रीम मतलब इनपुट फाइल स्ट्रीम, ओ एफ स्ट्रीम मतलब आउटपुट फाइल स्ट्रीम। ये सारी हेडर फाइलें जो हम ऐड करते हैं जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हम फाइल को ओपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपन या फिर एफ ओपन कमांड, और इसके अंदर हम फाइल का नाम लिखते हैं। अगर सेम लोकेशन पे मौजूद है जहाँ पे हमारा डेव मौजूद है, तो सेम सिर्फ फाइल का नाम लिख देंगे डबल कोटेशन के अंदर। और अगर डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद है तो हम पूरा उसका पाथ देंगे। और सेकंड उसका मोड बताते हैं कि हमने फाइल को किस मोड में ओपन करना है। ये हमने डिफरेंट मोड पढ़े थे, इनपुट करना है, आउटपुट करना है, ट्रंकेट करना है, कौन सा मोड ओपन करना है। यहाँ पे उसने एग्जाम्पल भी एक दी है कि टेस्ट डॉट ओपन, ओपन कौन सी करनी है, टेस्ट डॉट टेक्स्ट वाली फाइल है, इसको ओपन करना है। और इसको ओपन करना है आपने आउट मोड में या फिर अपेंड मोड में या फिर बाइनरी मोड में। मल्टीपल मोड भी आपको बताया था कि हम इकट्ठे ओपन कर सकते हैं फाइल को। फिर यहाँ पे ये भी हमने देखा था कि जो डिफॉल्ट ओपनिंग मोड होते हैं, कि अगर हम ओ एफ स्ट्रीम लगा दें तो ओ एफ स्ट्रीम में वो बाय डिफॉल्ट फाइल को ओपन कर रहा होता है आउटपुट करने के लिए। आई एफ स्ट्रीम में वो फाइल को बाय डिफॉल्ट ओपन कर रहा होता है इनपुट करने के लिए। और एफ स्ट्रीम में फाइल को ओपन करता है दोनों मोड में, इनपुट मोड में भी और आउटपुट मोड में भी। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। लास्ट में इसका कोई कोड होगा तो उस कोड को भी हम लिख के रन कर लेंगे। कहता है कि हमारे पास एक फाइल ओपन हो गई है, हमें कैसे पता चलेगा कि फाइल ओपन हो गई है। उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास ये एक छोटी सी 2 लाइन का कोड है। इफ नॉट टेस्ट, टेस्ट नाम की फाइल है, कहते हैं कि अगर टेस्ट नाम की फाइल ओपन नहीं हुई, मतलब कि वो हमारे पास आपको नो रिप्लाई कर रहा है। ये हमारे पास जो कंडीशन इस तरह की लगाते हैं हम, कंडीशन इसका रिजल्ट हमारे पास दो पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर वो फॉल्स आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो फाइल ओपन नहीं हुई। और अगर यहाँ पे एरर नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है कि फाइल ओपन हो गई है। तो इस कोड की मदद से हम वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारी फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई। फिर हमारे पास लास्ट पे आता है क्लोजिंग अ फाइल। जिस फाइल को ओपन करना है उस फाइल को हमारे जो डेव C++ है या फिर हमारे पास जो कंपाइलर होते हैं, वो उसके अंदर गार्बेज कलेक्टर होता है, ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। लेकिन फिर भी अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है कि वो खुद से क्लोज करे। उससे फायदा हमें क्या मिल जाता है कि मेमोरी के ऊपर लोड कम पड़ता है। जब मेमोरी के ऊपर लोड कम पड़ेगा तो आपकी जो ऐप या फिर जो सॉफ्टवेयर या फिर जो आपने प्रोग्राम बनाया है वो बड़ा स्मूथ वर्क करेगा और जल्दी आउटपुट शो करेगा। जल्दी आउटपुट शो होगी तो आपका यूजर सेटिस्फाई होगा और वो उस कोड को या फिर उस फाइल को या फिर उस गेम को ज्यादा ओपन करेगा। और अगर उसको ओपन करने में टाइम लग रहा है तो यूजर एक दो बार यूज करेगा, उसके बाद खत्म कर देगा। उसको क्लोज कैसे करते हैं? क्लास का नेम डॉट क्लोज, सिंपल, जो फाइल आपने ओपन की होती है उसको क्लोज हम कर देते हैं। राइटिंग डाटा ऑन टू द फॉर्मेटेड फाइल, कैसे हमने डाटा को राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, इसी कोड को हम लिखने की ट्राई करते हैं डेव के अंदर और वहां पे रन करते हैं। ये टर्बो के लिहाज से लिखा हुआ है, हम इसको डेव के लिहाज से कन्वर्ट करते हैं। अगर कहीं पे कोई दरम्यान में एरर आ गया तो देख लेंगे उसको। यहाँ पे आईओ स्ट्रीम के साथ उसने एफ स्ट्रीम भी यूज की है। ये जो STDLIB है, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है,
ये भी हमारे पास कुछ केसेस में यूज होगी। अगर एरर आ गया तो हम इस लाइब्रेरी को भी ऐड कर लेंगे, अदरवाइज हमारे पास ये जो आईओ स्ट्रीम है ये सारी चीज़ों को कवर कर लेती है। और सेकंड उसने ऐड किया हुआ है एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम हमारे पास होती है जो फाइल स्ट्रीम होती है, और ये जब इसमें हम फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल दोनों मोड में ओपन होती है, इनपुट मोड में भी और आउटपुट मोड में भी। नेक्स्ट लिखा हुआ एक वेरिएबल है इंट n इज इक्वल टू 10, 4 ch इज इक्वल टू स्टेरिक, डबल d इज इक्वल टू 38.125। अब कहता है कि सी ड्राइव के अंदर तो मैंने अपनी जो ड्राइव है उसको मैंने लॉक किया हुआ है, मतलब उसमें डाटा राइट नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पे सी की जगह पे डी लिख लेता हूँ। डी ड्राइव जो है मेरे पास उसमें डाटा में राइट कर लेता हूँ, डी कॉलन फॉरवर्ड स्लैश टेस्ट डॉट टेक्स्ट। नेक्स्ट वो जो हमने वेरीफाई करना था, इफ नॉट फाइल, तो यहाँ पे एरर मैसेज आ जाए। आपको बताया था मैंने कि हम नॉर्मली जब वर्किंग कर रहे होते हैं स्विच स्टेटमेंट या फिर किसी लूप के अंदर, तो हम वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं इस तरह, तो इधर आप ब्रेक की जगह पे आप एग्जिट 0 या फिर एग्जिट 1 यूज करते हैं। एग्जिट 0 को सिंपल एग्जिट हो जाएगा, कोई आपको एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं करेगा, और एग्जिट 1 आपको प्रॉपर एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा कि क्या रीजन है, क्यों ये फाइल ओपन नहीं हुई, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, या फिर फाइल तक आपके पास ओपन करने की एक्सेस नहीं है, या फिर क्या रीजन है। अगर फाइल ओपन होगी तो फाइल में आपने तीन चीजें राइट कर देनी है, n ch और d। आपने तीनों की वैल्यू ऊपर रखी है, n की वैल्यू 10 है, ch की वैल्यू स्टार है, और d की वैल्यू 38.125 है। फाइल को क्लोज करना है, फाइल डॉट और लास्ट पे रिटर्न 0। यहाँ पे दो चीजें हम ऐड कर लेंगे, नेम स्पेस std और इंट मेन। सेव कर लेते हैं इसको फाइल 1 के नाम से। अब यहाँ पे उसने मैसेज डिस्प्ले नहीं किया, हम पहले चेक करते हैं कि क्या हमारे पास फाइल इस पाथ के ऊपर फाइल बनी है या नहीं बनी। अगर फाइल बनी है तो क्या उसमें डाटा राइट हुआ या नहीं हुआ। ये डी ड्राइव के अंदर टेस्ट डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल बनी है। ये मैंने फाइल्स को ओपन कर लिया, फाइल्स के अंदर ये मेरे पास डी ड्राइव है, इसको मैंने ओपन कर लिया, ये टेस्ट वाली फाइल बन गई है। एक्सटेंशन यहाँ पे शो नहीं हुई है, अगर एक्सटेंशन शो करवानी हो तो यहाँ पे टॉप पे ये एक्सटेंशन भी आ गई साथ, टेस्ट डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल बन गई। इसको ओपन करके देख लेते हैं, इसमें वो तीनों चीज़ें लिखी हुई आ गई हैं, 10 n की वैल्यू, स्टार ch की वैल्यू, और 38.125 ये हमारे पास d की वैल्यू जो हमने डबल वैल्यू स्टोर करवाई थी। आई समझ। इसमें कौन सी आपके पास सीरियलाइजेशन हुई है, ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन हुई है, डाटा सीरियलाइजेशन हुई है, कौन सी हुई है।
बताएं कौन सी सीरियलाइजेशन हुई है? जो यहाँ पे n है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो हमारे पास 10 है, यहाँ पे स्टेरिक है, यहाँ पे ये 38.125 है, ये कंप्यूटर की समझ में इसकी में से कोई भी चीज नहीं आनी। तो इसको पहले कन्वर्ट करना है कंप्यूटर ने बाइनरी फॉर्म में, ठीक है, ऑब्जेक्ट की मदद से। अब यहाँ पे क्लास है ही नहीं, क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन तो होने से रही। यहाँ पे हुआ फिर डाटा सीरियलाइजेशन, डाटा को उसने कन्वर्ट किया है बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसने क्या किया है कि फाइल पे सेव किया, और फाइल पे डाटा आपका सेव होके यूजर जब ओपन करेगा तो उसको इस फॉर्मेट में शो होगा कि उसको जिस तरह समझ आती है बात की, वो उस तरह उसको शो होगा। इसी तरह का एक और कोड है जिसके अंदर वो कहता है कि रीडिंग डाटा फ्रॉम द फॉर्मेटेड फाइल। अभी हमने डाटा राइट किया फाइल के ऊपर, फाइल में से डाटा को हम रीड कैसे कर सकते हैं वो अब यहाँ पे वो समझाने की ट्राई कर रहा है। इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाकी यहाँ पे सारी बात सेम ही है। तीन वेरिएबल उसने डिक्लेयर किए हैं। आई एफ स्ट्रीम, पहले ओ एफ स्ट्रीम था आउटपुट के लिए, अब इनपुट करवाना है तो आई एफ स्ट्रीम फाइल नाम का सी टेस्ट डॉट टेक्स्ट होगी। उसके बाद सेम वही फाइल ओपनिंग एरर, ये मैं यहाँ से कोड देखकर इधर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है फाइल, अब पहले आउटपुट हो रही थी अब इनपुट करनी है, तो यहाँ पे सी इन हम ऐसे करवाते हैं एन, उसके बाद यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा सी एच, अब इनपुट करवाते वक्त हमें यहाँ पे ये स्पेस की जरूरत नहीं है, तो हम इसको खत्म भी कर सकते हैं। ये तीनों चीजें एन सी एच और डी तीनों में 10 आ जाएगा एन में, स्टार आ जाएगा सी एच में, और डी 30 क्या था उसकी वैल्यू 38.25 जो भी थी वैल्यू वो आ जाएगी हमारे पास डी में 38.125। नेक्स्ट हमारे पास उसने क्या किया है, वैल्यूज आ गई हैं, अब उनको डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज आई हैं, वैल्यूज अब डिस्प्ले अभी करवाना बाकी है। ये एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया यूजर के सामने ताकि उसको पता चल जाए कि फाइल का कंटेंट क्या है, सी आउट एन, उसके बाद एंड लाइन यूज कर रहा है ताकि नेक्स्ट लाइन पे एन की वैल्यू आ जाए, फिर उससे नेक्स्ट लाइन पे सी एच की वैल्यू, फिर उससे नेक्स्ट लाइन के ऊपर आप चाहो तो अलग अलग सी आउट भी यूज कर सकते हो। एक सी आउट में एन की वैल्यू डिस्प्ले करवा दो, एक सी आउट के अंदर डी की वैल्यू डिस्प्ले करवा दो, एक जो है उसके अंदर आप सी एच की वैल्यू डिस्प्ले करवा दो। लास्ट पे फाइल को क्लोज करना है और प्रोग्राम आपका हो गया। यहाँ पे वो उसने डाटा को रीड किया, हमारे पास जो टेस्ट डॉट टेक्स्ट वाली फाइल थी किस पोजीशन पे थी, सी ड्राइव के अंदर, सॉरी डी ड्राइव के अंदर ये इस पोजीशन पे मौजूद थी। इस फाइल को रीड किया, उसमें तीन चीजें थी और तीनों चीजें सेपरेट हुई थी स्पेस के साथ। जो पहली वैल्यू थी वो उठा के पहले वेरिएबल में रख दी, पहले वेरिएबल हमने यहाँ पे रखा था एन। तो जो वैल्यू वो रीड करके आ रहा है, जो वैल्यू वो रीड करके आ रहा है, पहली वैल्यू आकर सेव होगी एन में, 10 इस एन में सेव हो गया, फिर सी एच के पास स्टार आ गया और 38.125 आ गया डी के पास। फिर हमने एक मेथड डिस्प्ले करवा दिया कि कंटेंट हमारे पास फाइल का आ गया है, और वो क्या फाइल का कंटेंट है, एन की वैल्यू 10 थी 10 प्रिंट हो गया, सी एच की वैल्यू स्टार थी स्टार प्रिंट हो गया, और डी की वैल्यू 38.125 थी वो प्रिंट हो गया। और हर एक लाइन पे एक चीज प्रिंट हुई है क्योंकि दिमाग में हमने एंड लाइन यूज किया है, और लास्ट पे फाइल क्लोज हो गई है। क्लियर है? अब ये कौन सी सीरियलाइजेशन हुई है? अब भी हमारे पास डाटा सीरियलाइजेशन है क्योंकि क्लास ही नहीं है यहाँ पे, क्लास होगी तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन होगी। अभी हम सिंपल कह लो कि मेन फंक्शन के अंदर सारा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी भी डाटा सीरियलाइजेशन हो रही है। कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ लें।